देखेंगे कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है, जो पिट्स इंडिया एक्ट है, ये जो है ब्रिटिश प्रधानमंत्री विलियम पिट, उस समय जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन थे, विलियम पिट, उनके द्वारा जो है लागू कराया गया था। और देखेंगे दोस्तों कि जो 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके पहले हम लोगों ने देखा 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट आया हुआ था, और उस रेगुलेटिंग एक्ट में जो भी बुराइयां थी उनको दूर करने के उद्देश्य से ये पिट्स इंडिया एक्ट बनाया गया था। तो क्या इसके बीच में कोई भी एक्ट नहीं आया? बिल्कुल आया था दोस्तों। हम लोग देखते हैं एक एक्ट आया था जिसका नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। क्या नाम है इसका? नाम है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। और ये जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है ये लागू किया गया इंडिया में 5 जुलाई 1781 को। इसका मुख्य उद्देश्य था, हम लोगों ने देखा इसके पहले कि जो गवर्नर जनरल है उसके काउंसिल हैं, ठीक है, गवर्नर जनरल और उनके साथ में काउंसिल में 4 सदस्यों की एक काउंसिल बनाई गई थी। साथ ही साथ भारत में कोलकाता में एक सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। हम लोगों ने देखा कि जो वॉरेन हेस्टिंग है और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एलिजा एम्पे, तो इन दोनों के मध्य क्षेत्राधिकार को लेकर के टकराव चल रहा था, लड़ाई चल रहा था। और इस समस्या से निजात पाने के लिए ब्रिटिश संसद के द्वारा एक जो है एक्ट लाया गया है इंडिया में। इसी एक्ट को हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहा गया है, जो कि 5 जुलाई 1781 को भारत में लागू की गई। और इस एक्ट के आने के बाद जो क्षेत्राधिकार है उसको डिवाइड कर दिया गया। भाई काउंसिल और जो गवर्नर जनरल है उनका क्षेत्राधिकार ये है, और जो सुप्रीम कोर्ट है जहाँ पे एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे उनका क्षेत्राधिकार अलग उनको बता दिया गया, ताकि दोनों के मध्य होने वाले टकराव को दूर किया जा सके। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। देखते हैं दोस्तों, ये जो काउंसिल है और सुप्रीम कोर्ट, इनका क्षेत्राधिकार अब डिवाइड कर दिया गया। देखेंगे कि एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है उसको बुलाना चाहता है कौन, ब्रिटिश जो संसद है वो यहाँ पे वॉरेन हेस्टिंग को बुलाना चाह रहे थे। लेकिन मेन दिक्कत ये होता है कि जो हम लोग देखते हैं कि शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर होल्डर्स जो अपना शेयर लगाए रहते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, उनको पता होता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है उसके जैसा योग्य जो है गवर्नर जनरल उनको नहीं मिल पाएगा। इसलिए वो शेयर होल्डर्स विरोध करते हैं और जो है इनको वापस बुलाने की प्रक्रिया रोक दी जाती है। वॉरेन हेस्टिंग को वापस इंग्लैंड नहीं बुलाया जाता। हालांकि माना जाता है कि जो वॉरेन हेस्टिंग है और जो एलिजा एम्पे है, दोनों के बीच में तो है व्यक्तिगत रूप से दुश्मनी प्रारंभ हो जाती है। स्टार्टिंग में दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही काउंसिल और जो सुप्रीम कोर्ट है दोनों के अधिकार की बात आता है तो ये दोनों क्या होने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। और साथ ही साथ देखते हैं दोस्तों कि जो विभिन्न प्रेसिडेंसी हैं वो धारा 9 का दुरुपयोग करते हैं। धारा 9 में ये उल्लेखित रहता है कि कोई भी प्रेसिडेंसी को अगर किसी भी राजा के साथ संधि या युद्ध करना है तो गवर्नर जनरल से अनुमति लेना अनिवार्य है। लेकिन हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नर जनरल से अनुमति नहीं लिया जाता और धारा 9 का दुरुपयोग किया जाता है। धारा 9 में ये भी बताया जाता है कि अगर विषम परिस्थिति है तो जो है प्रेसिडेंसी स्वयं के विवेक के साथ वो संधि और जो है युद्ध दोनों कर सकते हैं। तो इसका दुरुपयोग किया जाता है, जिससे वॉरेन हेस्टिंग बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो वापस जाने लगता है। लेकिन शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि आपको अब इंडिया में ही रहना है, इसलिए वो उनको वापस नहीं बुलाया जाता। देखते हैं जो ये पिट्स इंडिया एक्ट जो आया भारत में, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में, इसके कुछ प्रावधान देख लेते हैं कि भाई आखिर इस एक्ट में क्या क्या चीज़ों को या किन बातों को रखा गया। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए और हम हर एक बिंदु को बड़े विस्तार के साथ पढ़ना चाह रहे हैं। पहला पॉइंट देखेंगे कि गवर्नर जनरल की शक्ति में अब क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखें कि गवर्नर जनरल की जो शक्ति थी वो बहुत कम थी, चूंकि उनकी जो काउंसिल थी तो काउंसिल में 4 मेंबर रहते थे और हम लोगों ने देखा कि 3 मेंबरों ने एक गुट बना लिया, जिस वजह से जो है गवर्नर जनरल के हर एक बिल को विरोधपूर्ण क्या कर दिया जाता था, अस्वीकार कर दिया जाता था। लेकिन अब जो है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल है उसमें जो 4 सदस्यों की संख्या खत्म करके अब 3 कर दी गई। साथ ही साथ जो गवर्नर जनरल है उनको वीटो का भी अधिकार दे दिया गया। इस प्रकार देखेंगे दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल है उनकी शक्ति में अब वृद्धि कर दी गई।
दूसरा पॉइंट देखते हैं हम कि जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नर जनरल है, इनके जो कार्यों का, इनका जो क्षेत्राधिकार है, इसको विभाजित कर दिया गया। इसके पहले हम लोगों ने देखा कि जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट है 1781 में आया गया और उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो सुप्रीम कोर्ट है और गवर्नर जनरल है, दोनों का जो क्षेत्राधिकार है वो अलग अलग है। आपको भाई इस क्षेत्राधिकार में रखा गया और आपको ये जो है क्षेत्राधिकार में रखा गया, ये स्पष्ट रूप से वर्णित है। उन्हीं बातों को फिर से इंडिया एक्ट में कहा गया कि जो सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नर जनरल है, दोनों के क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं, अब दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है वो देखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एक नई संस्था का उदय होता है वो दोस्तों, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसको BOC, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इसकी स्थापना की जाती है तो इसमें जो है एक इंग्लैंड का जो वित्त मंत्री है वो रहेगा, ठीक। पहला कौन रहेगा? इंग्लैंड का वित्त मंत्री। दूसरा रहेगा राज्य सचिव, ठीक है, सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट, और इनके साथ में 4 अन्य सदस्य। मतलब जो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल है वो 6 सदस्यों की एक कमेटी होती है जिसका मुखिया होता है राज्य सचिव, ठीक है, और इनके द्वारा पूरी कंपनी पे अब कंट्रोल किया जाएगा, भारत पे पूरा कंट्रोल किया जाएगा, ठीक है। अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के बाद दूसरा पावरफुल जो संस्था रहेगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल होगा, ठीक है। इसके नीचे में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आएंगे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात और हमको ध्यान देने योग्य है कि ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई इस पिट्स इंडिया एक्ट के प्रावधानों के तहत, तो इनके जो जितने भी सदस्य थे, जो 6 सदस्यीय टीम थी, उनको जो है वेतन कहाँ से मिलेगा दोस्तों? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मतलब भारत की जो संचित निधि या भारत से जो प्राप्त राजस्व है उन्हीं से उनको वेतन प्रदान किया जाएगा। साथ ही ये जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, इनके अधिकार को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया, इनको सारे सैनिक अधिकार दे दिए गए, असैनिक अधिकार दे दिए गए, राजस्व संबंधी अधिकार मिल गया और प्रशासन का अधिकार मिल गया। इस प्रकार से जो संपूर्ण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पर नियंत्रण किसका हो गया? अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल का हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे दोस्तों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हम लोग जानते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसके पहले ही जो स्थापना की गई थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अब कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार दिया जाता है। देखिए 2 चीजें हैं, अधिकारियों का नहीं, केवल कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दिया गया, ठीक है। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों जो स्वामी मंडल थे, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, ठीक है, बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स या स्वामी मंडल। तो देखेंगे ये पहले क्या करते थे, ये पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के जो भी प्रस्ताव आते थे उनको स्वामी मंडल रद्द कर सकता था। क्या कर सकता था? स्वामी मंडल जो है बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के प्रस्तावों को रद्द कर सकता था। लेकिन अब स्थिति ऐसी बन गई, अगर उनको लगता है, अब तो रद्द नहीं कर सकते, लेकिन अगर बोर्ड ऑफ प्रोप्राइटर्स को लगता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स गलत नियम जो है पारित करने वाला है या गलत चीज़ों के लिए वो प्रस्ताव ला रहा है, तो वो रिकमेंड कर सकता है उन प्रस्तावों को रद्द करने के लिए। किसके पास रिकमेंड करेगा भाई? वो करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास, ठीक है। अब देखेंगे जो है अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। इसके पहले बहुत सारे युद्ध हुए और उन युद्धों में जो है भारतीय राजाओं के साथ संधि की गई और युद्ध भी किए गए। तो अब जो है गवर्नर जनरल, ये जो एक्ट आया 1784 में, इसमें अहस्तक्षेप की नीति अपनाई गई। भाई अगर आपको कोई भी युद्ध करना है या कोई भी संधि करना है तो पहले ब्रिटिश क्राउन की जो सहमति है वो अनिवार्य मानी गई है, उसके पहले आपको कोई भी युद्ध और संधि नहीं करने हैं। देखते हैं दोस्तों, ये जो है एक्ट में और एक प्रावधान लाया गया जिसको दोहरी शासन, ड्यूल अलायंस कहा जाता है, या ये दोहरी शासन है। देखिए यहाँ 2 महत्वपूर्ण बॉडी है, एक है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स को दे दिया गया जितने भी राजनीतिक प्रशासनिक अधिकार हैं उन सारी चीज़ों के लिए। वो लोगों जो भारतीय राजाओं के साथ युद्ध कर सकते हैं, संधि कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों का जो अधिकार है वो किनको दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। लेकिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कहा गया केवल आप व्यापारिक कंपनी के रूप में कार्य करेंगे, आपको व्यापार और राजस्व से ही मतलब है, तो आपको अधिकार दिया जाता है व्यापार एवं राजस्व का। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को क्या मिल गया? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिला भाई अब व्यापार और राजस्व का अधिकार, ठीक। देखते हैं अगला पॉइंट, गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो सदस्य है, ठीक, इसमें सदस्यों की संख्या, काउंसिल में सदस्यों की संख्या कम कर दी गई। पहले कितने मेंबर थे? पहले जो काउंसिल में 4 मेंबर थे,
ठीक। लेकिन उन 4 में से कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। अब इन्हीं कॉन्फ्लिक्ट को देखते हुए गवर्नर जनरल की शक्ति को भी बढ़ाना था। तो देखिए, जो वॉरेन हेस्टिंग है वो कहा कि अगर मेरी शक्ति को आप बढ़ाओगे तो भाई मैं लंदन नहीं आऊँगा, नहीं तो मुझे क्या करना है, भारत में नहीं रहना है, क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के साथ हो, चाहे मेरे काउंसिल के साथ हो। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके गवर्नर जनरल की जो काउंसिल के सदस्यों की संख्या पहले जो 4 थी, अब क्या कर दी गई दोस्तों, अब कर दी गई 3। अब क्या कर दिया गया, 3 कर दिया गया। और जो गवर्नर जनरल है उनको मत देने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसके पहले हम लोग देखते हैं कि उनको मत देने का अधिकार नहीं था, लेकिन एक कंडीशन पे वो मत दे सकते थे, जब 4 मेंबर में 2-2 का एक साइड वोटिंग होगा तो उनको निर्णायक मत देने का अधिकार था। लेकिन अब क्या है, गवर्नर जनरल को मत देने का अधिकार है। अब 3 मेंबर में से अगर 1 मेंबर ही गवर्नर जनरल के पक्ष में है तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं और वो जो है प्रभावी माना जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से गवर्नर जनरल की शक्ति में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब देखते हैं कि जो है बंगाल जो प्रेसिडेंसी है इसके अधीन, पूर्ण रूप से इसके अधीन कर दिया गया है कि इनको बम्बई को और मद्रास को, मतलब ये दोनों प्रेसिडेंसी पूर्ण रूप से किसके अंतर्गत आ गए, बंगाल के। और अब गवर्नर जनरल की अनुमति के बिना कोई भी जो प्रेसिडेंसी है ना कोई युद्ध करेगा, ना ही किसी भी प्रकार की संधि करेगा। और जो धारा 9 में उल्लेखित बातें थी, अगर उसका उल्लंघन करते पाया गया तो उनको भारत से निर्वासित कर दिया जाएगा, मतलब वो जो भी गवर्नर रहेंगे उनको पुनः इंग्लैंड भेज दिया जाएगा। साथ ही देखते हैं दोस्तों कि जो गवर्नर जनरल है ये महत्वपूर्ण पोस्ट है, इनको किसी भी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सजा नहीं दिया जा सकता। ठीक है, अगर गवर्नर जनरल किसी भी प्रकार से दोषी पाया जाता है तो उनके ऊपर महाभियोग लगाने का अधिकार केवल और केवल ब्रिटिश संसद को था, ब्रिटिश क्राउन को था। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था उनको किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों इसमें एक और प्रावधान किया गया कि भाई अगर गवर्नर जनरल को वापस बुलाना है तो इसका अधिकार और केवल और किसके पास है, वो है ब्रिटिश क्राउन के पास। ठीक है, और देखते हैं कि जो गवर्नर जनरल है इसके अनुमति के बिना कोई भी युद्ध नहीं किया जा सकता भारत में। ठीक है, भारत में किसी भी प्रकार की युद्ध के लिए जो है गवर्नर जनरल को पूर्ण रूप से उत्तरदायी माना जाएगा और उनके अनुमति के बिना कोई भी जो प्रेसिडेंसी है वो युद्ध और संधि नहीं करेगी। तो इस प्रकार से कुछ नियमों को जो है लाया गया इस पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत। और देखेंगे दोस्तों कि पिट्स इंडिया एक्ट कुछ दिनों बाद इसमें भी बहुत सारी बुराइयां आएंगी और इन बुराइयों को दूर करने के लिए फिर से एक नया एक्ट भारत में लाया जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग पढ़ाई करते रहें और बहुत जल्दी ही हम आपके लिए जो हर एक टॉपिक है उसका MCQ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, ताकि आपको जो है उन चीज़ों को रिवाइज करने में आसानी हो। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।